हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी ए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80 के बारे में, जो कि रिलेटेड है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। अगर आपने कोई रेंट की पेमेंट करी है और आप उसकी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80 के तहत। चलिए हम इस वीडियो को डिटेल में देख लेते हैं और मैं बताता हूँ कि कौन कौन से व्यक्ति इसको क्लेम कर सकते हैं और किस लिमिट तक क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन। इस डिडक्शन के लिए कौन एलिजिबल है। ये जो डिडक्शन मिलेगी ये एक इंडिविजुअल या एचयूएफ को डिडक्शन मिलेगी। अब वो इंडिविजुअल कौन हो सकता है? वो इंडिविजुअल एक सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता है जिसे कि एचआरए रिसीव नहीं हो रहा हो अपने सैलरी स्ट्रक्चर के अंदर। इट मीन्स जो एचआरए है वो उसकी सैलरी का कंपोनेंट नहीं होना चाहिए अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है। या एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई इंडिविजुअल जो कि अपना बिजनेस कर रहा हो या अपना कोई प्रोफेशन कर रहा हो, और ये दोनों ही पर्सन रेंट की पेमेंट भी कर रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मेरा सेक्शन है सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, जो कि रेंट एग्जम्पशन की बात करता है, जो कि मिलता है उन सैलरीड एम्प्लॉय को जो कि एचआरए रिसीव करते हैं, या हम कह सकते हैं एचआरए जो कंपोनेंट होता है उनकी पार्ट ऑफ सैलरी होता है। तो उस केस में अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर मिलेगी। इस सेक्शन पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएं और इस सेक्शन को भी डिटेल में देख लें ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि अगर आप कोई रेंट की पेमेंट करते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर लेनी है या फिर इस सेक्शन के अंदर लेनी है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 80G। तो रेंट की पेमेंट से रिलेटेड दो सेक्शन के अंदर हमें एग्जम्पशन और डिडक्शन मिलती है। दोनों ही सेक्शन को आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं कि ये जो हमें इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलेगी इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या हैं? सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको एक फॉर्म 10BA फाइल करके देना होता है अपनी ITR को फाइल करने से पहले। ये फॉर्म 10BA कैसे फाइल होता है इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी ज़रूर देख लें। सेकेंड ये है, अगर आप इस डिडक्शन को क्लेम करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए आपके नाम से, आपकी वाइफ के नाम से, आपके माइनर चाइल्ड के नाम से, या अगर कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उनके मेंबर के नाम से किसी भी तरीके की रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उस सिटी के अंदर जहां पर अपनी आप ड्यूटीज़ कर रहे हो। अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं या कोई अपना बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये ध्यान रखना है आपके नाम से किसी भी तरीके की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उस सिटी के अंदर ना हो। सेकंड, अगर हम उस सिटी में नहीं हैं, किसी दूसरी सिटी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपके नाम से कोई ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए जिससे कि कोई आपको रेंटल इनकम जनरेट होती हो एज ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब आपके नाम से किसी भी सिटी में कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए अगर आप ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन की अमाउंट है वो कितनी है। अब इसके अंदर जो एचआरए की डिडक्शन मिलेगी हमें, वो जो मिनिमम होगा इन तीनों में से वो डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले है जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया उसमें से माइनस कर दीजिए आप 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। सेकंड है 5000 रुपीज़ पर मंथ, मीन 60,000 रुपये सालाना हो गया। और लास्ट है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब यहाँ ये जो एडजस्टेड टोटल इनकम है इसका एक फॉर्मूला होता है, आप ये कैसे डिराइव करेंगे? इसमें आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम ले लेनी है, उसमें से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो लेस कर देना है, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिसके ऊपर 10% टैक्स लगता है वो जो कवर होता है, हम कह सकते हैं ये कवर होता है सेक्शन 111A के अंदर। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर होता है वो लेस हो जाएगा। और जितनी भी डिडक्शन है 80C से लेके 80U तक वो सारी डिडक्शन लेस हो जाएंगी, केवल इस डिडक्शन को छोड़ के। अगर फॉरेन कंपनी की कोई इनकम है वो भी आप लेस कर दीजिए। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज एक मिस्टर ए हैं, इंडिविजुअल हैं,
उनकी जो सालाना इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम है 5 लाख, सारे ही हेड से मिला के वो 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं। बट इस 5 लाख के अंदर उनका एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है 1 लाख रुपए, और उसके अलावा उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है सेक्शन 80C के अंदर 1 लाख रुपए की, और वो एक मंथली रेंट भी की पेमेंट भी करते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। तो हम देख लेते हैं कि हमारी इसमें एडजस्टेड टोटल इनकम क्या आएगी। जैसे मैंने आपको एडजस्टेड टोटल इनकम का फॉर्मूला बताया था कि आपको ग्रॉस टोटल इनकम ले लेनी है। ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 5 लाख रुपए है। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको लेस कर देना है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब हमारे केस में जो है 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वो हम ये लेस कर देते हैं। और आपको कुछ डिडक्शन अगर आपने की है 80C से 80U तक, तो वो भी लेस कर देनी है, तो हम वो 1 लाख रुपए की डिडक्शन भी लेस कर देते हैं। तो इस केस में हमारी जो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाती है वो आ जाती है 3 लाख रुपए। अब हम ये जो कैलकुलेशन है इसको अपने फॉर्मूले में फिट कर लेते हैं। जैसा पहले मैंने बोला था कि एक्चुअल रेंट जो आप पे कर रहे हैं उसमें से लेस कर देंगे 10% एडजस्टेड टोटल इनकम का। तो जो मैं एक्चुअल रेंट पे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 1,20,000 रुपये, क्योंकि मेरा जो रेंट पे करता है ये एग्जाम्पल मिस्टर है, इस एग्जाम्पल में वो 10,000 रुपये महीने का पे करते हैं, तो साल का बन जाता है 1,20,000 रुपये। और 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम मेरी आई थी निकल के 3 लाख रुपए, तो उसका 10% हो जाता है 30,000। तो पहले केस में जो मेरी आती है वैल्यू वो निकल के आती है 90,000 रुपये। सेकंड केस में 5,000 रुपये पर मंथ है, तो सालाना हो गया 60,000 रुपये। और थर्ड केस में आप पकड़ लेंगे 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो एडजस्टेड टोटल इनकम है आपकी 3 लाख रुपये, तो उसका 25% हो जाता है 75,000 रुपये। तो इनमें जो तीनों में लीस्ट है, उस लीस्ट की हम बात करें तो इन तीनों में जो लीस्ट है 90,000, 60,000 और 75,000। 60,000 की जो फिगर है वो लीस्ट फिगर है, और इसे ही आप डिडक्शन क्लेम कर लेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR। अब आगे मैंने आपको ये बताया है नेक्स्ट स्लाइड में कि आप 10, क्योंकि ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि आपको ये फॉर्म 10BA फाइल करना होता है अपनी ITR को फाइल करने से पहले। तो फॉर्म 10BA आप कैसे फाइल कर सकते हैं उसका एक मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन कीजिए, उसके बाद E-फाइल के सेक्शन में जाइए, वहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म में जाइए, वहाँ पर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाइए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा पर्सन नॉट डिपेंड ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको दिखाएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 10BA, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इसके ऊपर भी आप फॉर्म 10BA कैसे फाइल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी डिटेल में देख सकते हैं कि आप वो फॉर्म 10BA कैसे फाइल कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपने वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि सेक्शन 80GG के अंदर आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और कौन कौन पर्सन वो होगा जो कि इस डिडक्शन के लिए एलिजिबल होगा। और मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि सेक्शन 80GG और सेक्शन 10 सब सेक्शन 30A उसमें भी आप रेंट की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। इन दोनों ही सेक्शन में फ़र्क क्या है, और उस रेंट की एग्जम्पशन का आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, उसका जो लिंक है वीडियो का वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसको भी देख लें ताकि आपको एग्जैक्टली ये आइडिया लग जाए कि आप किस सेक्शन के अंदर फॉल करेंगे अगर आप एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं किसी रेंट पेमेंट की। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।